स्वानिदेव सवितर्दुरितानि पुरौ सुवौ यद्भद्रं तन्न आसुवौ। नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर रामनारायण शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। हम सब मिलकर के वर्णमाला पढ़ रहे हैं और वर्णमाला का प्रथम और द्वितीय भाग पढ़ चुके हैं। वर्णमाला में प्रमुख रूप से दो विषय, दो वस्तुएं होती हैं, स्वर और व्यंजन। तीसरा अंतःस्थी है। तो इन सब के बारे में सामान्य ज्ञान अपन दो बातों में कर चुके हैं, दो पाठों में कर चुके हैं, जिसको मैं पूर्व पीठ का ही मान रहा हूं और आज भी ये पूर्व भूमिका के रूप में है। एक बात मैंने पहले कही थी जिसको दोहरा रहा हूं। हम ये जो पढ़ रहे हैं यह किसी कक्षा विशेष अथवा इकाई विशेष से संबंध नहीं है। सभी प्रश्न पत्रों में, सभी कक्षाओं में सभी के लिए समान रूप से है, चूंकि वर्णमाला है। और वर्णमाला यदि अच्छी तरह से आती है तो भाषा का ज्ञान, भाषा, संधियां, समास आदि सब सरलता से समझ में आएंगे। इसलिए वर्णमाला को एक दो बार और पढ़ेंगे, उसके बाद अपन विधिवत इकाई के हिसाब से, प्रश्न पत्र के हिसाब से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आज अपन केवल स्वरों पर अपनी बात सीमित रखेंगे। स्वर में अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये जो 9 स्वर हैं, इन स्वरों के बारे में पढ़ना है। और इन स्वरों को किस क्रम से पढ़ना है, एक चीज अपन पहले जान चुके हैं, उसको वापस दोहरा रहे हैं। अ, ई, उ, री, री, ये ह्रस्व स्वर हैं, इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं। ए, ऐ, ओ, औ, ये संयुक्त दीर्घ स्वर हैं। इसके अतिरिक्त एक तीसरा स्वर होता है जो दीर्घ कहलाता है, आ, ई, उ, री। इन चार के दीर्घ भेद भी होते हैं, री का दीर्घ भेद नहीं है। और ये 9 के 9 जो स्वर हैं, इनके प्लुत भेद भी होते हैं, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, इनके प्लुत भेद भी होते हैं। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 भेद हो गए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक का उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 भेद हो गए। तो 3 3 हो गए। फिर प्रत्येक का अनुनासिक और निरनुनासिक। निरनुनासिक शब्द का अर्थ हुआ अनुनासिक रहित। तो इस तरह से फिर वापस 3 हो गए। तो किसके कितने भेद होंगे उसको आप देखो, ये जो चित्र मैंने आपको दिया है, दिखाई दे रहा है आपको, इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो पहली वाले में अ, ई, उ, री, री, ये 5 हैं। इनको नीचे लिखा है कि ये ह्रस्व हैं, पांचों के पांचों। और इनके ह्रस्व भेद में पांचों उदात्त होंगे, उदात्त अनुनासिक होंगे। पांचों उदात्त होंगे, उदात्त अनुनासिक रहित होंगे, अर्थात निरनुनासिक होंगे। पांचों अनुदात्त होंगे, अनुदात्त अनुनासिक होंगे। और पांचों ही अनुदात्त अनुनासिक रहित होंगे। पांचों ही स्वरित होंगे और स्वरित अनुनासिक होंगे। पांचों ही स्वरित अनुनासिक रहित होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, यहाँ पर री छूट गया है क्योंकि री वर्णस्य दीर्घा न संति, री वर्ण का दीर्घ भेद नहीं होता। तो ये जो 8 हैं, इन 8 के 8 के दीर्घ भेद हैं। दीर्घ भेद उदात्त भी होगा, अनुदात्त भी होगा, स्वरित भी होगा। उदात्त में अनुनासिक भी होगा, अनुनासिक रहित भी होगा, अनुदात्त भी होगा। अनुदात्त में उदात्त अनुनासिक होगा, अनुनासिक रहित भी होगा। स्वरित में अनुनासिक होगा और स्वरित में अनुनासिक रहित, जिसको अनुनासिक अथवा निरनुनासिक कहेंगे, ये भी होगा। इसके बाद आती है प्लुत की बारी। प्लुत में वापस पूरे के पूरे 9, अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये 9 के 9 हैं। इन 9 को जो है इसी क्रम से देखेंगे तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 3 भेद हो जाएंगे प्लुत के। और उदात्त में अनुनासिक होगा, उदात्त में निरनुनासिक होगा, अनुदात्त में अनुनासिक होगा, अनुदात्त में निरनुनासिक होगा, स्वरित में अनुनासिक होगा, स्वरित में निरनुनासिक होगा। तो इस क्रम से देखे अपन ने अ, ई, उ, री, इन 4-5 के ह्रस्व भेद हो गए। और री का चूंकि दीर्घ नहीं होता, री वर्ष से दीर्घा न संति, तो आ के 18 वेद, ई के 18 वेद, उ के 18 वेद, री के
18 भेद और री के 12। ए ऐ ओ औ इनका चूंकि ह्रस्व भेद नहीं होता इसलिए इनके भी 12 भेद हुए। सबका है। तो इस क्रम से ये वर्णों की जो संख्या है स्वरों की, वो स्वरों की संख्या उस क्रम से ऊपर बहुत तेज गति से जाएगी। माने अगर आ को देखा तो अ ई उ री तक प्रत्येक के 18, तो 18 चौका 72 भेद हो गए और 12 री के 72 में 12 जोड़ देंगे अपन तो 84 भेद हो गए। इसके बाद ए ऐ ओ औ इन दोनों के, इन चारों के 12 चौका 48 और 84, 48 और 84 को जोड़ा 8 और 4 92 और 92 को फिर 40 जोड़ दिया तो 132 भेद स्वरों के होते हैं। अब आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न होगा कि ये सब सारी चीजें हमारे कहाँ काम आने वाली हैं, हमको कहाँ पढ़ने के लिए आवश्यकता है, हमें तो केवल सामान्य तौर पर वर्णमाला में ह्रस्व दीर्घ भेद समझ में आ जाना चाहिए, वो पर्याप्त है। आपका ये प्रश्न बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हम जब संधियां पढ़ते हैं तो उदात्त भी पढ़ते हैं, अनुदात्त भी पढ़ते हैं और स्वरित भी पढ़ते हैं, और संधियों के अतिरिक्त और आगे आगे चलते हैं। जब आपके मस्तिष्क में अगर ये बात हो और कल आप एमए करने लगो, एमए करते समय पर ये सारी चीजें बहुत आवश्यक होंगी। तो एक पूर्व ज्ञान, पूर्व पीठिका आपके मस्तिष्क में होगी कि हमने वर्णमाला प्रारंभ में जब पढ़ी थी सर के साथ, तो वहां पर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, अनुनासिक, निरनुनासिक, ये सारे के सारे भेद हमको पढ़ाए थे। अब कुछ समझ में आएगा तो वो उसकी दृष्टि से मैं ये पूर्व पीठिका में आपको ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये रहे। अब एक बार वापस दोहरा करके आज के पाठ को यहीं समाप्त करेंगे। वर्णमाला में दो प्रमुख वस्तु है, तत्व, ह्रस्व माने स्वर और व्यंजन। और स्वरों के सामान्य स्थिति में हम जो पढ़ रहे थे वो 3 भेद, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, और इन तीनों भेदों को ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, ह्रस्व जो है फिर उदात्त के उदात्त, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त निरनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त निरनुनासिक, ऐसे ही ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित निरनुनासिक। ये इस क्रम से इन सब को आप इस चार्ट को, ये जो चित्र मैंने आपको दिया है, इसको एक बार सरलता से देखेंगे तो आपको ये बहुत सरलता से समझ में आएगा। और ये कहाँ पर काम आ रहा है, ये देखो आगे इसने दिया है, उकालो, सबसे पहले जो पंक्ति में दे रखा है, उकालो दृश्य इत्यादि पंचभी सूर्य सूत्रही यत् कार्यमुक्तम तद इत्थम अनेन प्रकारेण जेयमिति। कि ये जो सूत्र आगे उकालो दृश्य दीर्घादि जो संधियों में अपन पढ़ेंगे, संध्या प्रकरण में पढ़ेंगे, उस समय पर ये सब समझ में आने के लिए आवश्यक है कि आज इसको अपन को समझ लें। तो मित्रों, आज का पाठ अपन इस स्वर की प्रक्रिया पर, और स्वर में केवल ह्रस्व दीर्घ भेद, उदात्त अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक और निरनुनासिक, इस क्रम से अपन ने जाना। आज का पाठ यही समाप्त करते हैं, अगला पाठ कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।